हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं संदीप शुक्ला। दोस्तों, जब मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का जॉब प्रोफाइल बनाया तो उसमें आप लोगों के सेपरेट सभी की अलग अलग जो है जॉब प्रोफाइल की मांग आई। तो इसके चलते मैं सीआरपीएफ को पहले से अपलोड कर रखा है। यदि आप नहीं देखे तो आई बटन में जाकर देख सकते हैं। दूसरा वीडियो मैं सीआईएसएफ का दे रहा हूँ, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ। दोस्तों, इसमें हम सीआईएसएफ की बात करेंगे, जिसमें मैं छोटी से लेकर बड़ी जानकारी पूरी पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि यदि आप सीआईएसएफ ज्वाइन कर रहे हैं तो कैसे आपकी इसमें ड्यूटी रहने वाली है, क्या क्या काम आपको दिया जा सकता है, क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो पूरे वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यह गृह मंत्रालय के अधीन है। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो 10 मार्च 1969 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसमें प्रेजेंट में लगभग 1.5 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, यानी 1.5 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं इस पर अभी प्रेजेंट में। इसके मोटो की बात करें तो मोटो इसका प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी यानी संरक्षण एवं सुरक्षा इसका प्रथम कर्तव्य है। और जब आप सीआईएसएफ ज्वाइन करेंगे, कोई भी पोस्ट ज्वाइन करते हैं तो उसके अंतर्गत आपको जॉब लोकेशन क्या क्या काम करना पड़ सकता है, सारी चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। तो पहले हम बात करेंगे कि क्या आपको इसके अंतर्गत ड्यूटी दी जा सकती है। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए बात करेंगे, यानी क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा, आपकी लोकेशन क्या रहने वाली है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें जानेंगे। तो दोस्तों, जो सीआईएसएफ का ड्यूटी है वो इंडस्ट्रियल एरियाज कंपनी में ज़्यादा रहती है। यानी यदि आप सीआईएसएफ के अंतर्गत ड्यूटी करेंगे तो आपकी जो ड्यूटी है वो औद्योगिक क्षेत्रों में, यानी जो उद्योगों हैं उनकी सुरक्षा में, परमाणु संस्थापनाओं की सुरक्षा में, हवाई अड्डे यानी हवाई अड्डों की रक्षा में आपकी ड्यूटी लगेगी, समुद्री पत्तन यानी बंदरगाह में आपकी ड्यूटी रहेगी, विद्युत संयंत्र जो होते हैं वहाँ पे आपकी ड्यूटी रहेगी, संवेदनशील सरकारी भवन, इसके बाद विरासत स्मारकों की सुरक्षा में भी सीआईएसएफ ही रहती है। और जो इसको अभी कुछ ही समय पहले, मतलब जब सीआईएसएफ का गठन हुआ था तब ये बात नहीं थी, लेकिन जब दिल्ली मेट्रो आई तो दिल्ली मेट्रो भी सीआईएसएफ की जिम्मेदारी में है, यानी दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। वीआईपी सुरक्षा में जो सीआईएसएफ रहती है, आपदा प्रबंधन हो गया। उसके बाद हैती में जो यूएन की फार्म पुलिस यूनिट है उसकी स्थापना भी सीआईएसएफ के अंतर्गत आती है। यानी जो आपकी ड्यूटीज़ है वो इन्हीं सभी एरियाज़ में रहने वाली है। अब अगर इनके लोकेशन की बात करें दोस्तों, तो सभी आप जितने भी वर्क हैं आप देख सकते हैं कि जो इनका लोकेशन है, इनकी जगह हो, वो बड़े बड़े नगरों में, महानगरों में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही रहती है। इसका मतलब सीआईएसएफ के अंतर्गत आपको जो वर्क है वो मैक्सिमम, यानी कह सकते हैं 95+% में आपकी जो जॉब लोकेशन है वो ऐसी जगहों में रहने वाले हैं जो बहुत अच्छे एरियाज होते हैं, सिटीज़ वगैरह में ही आपके, जो जहाँ पे नथिंग रिस्क होता है। यानी इसके अंतर्गत रिस्क आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। जो कैंडिडेट रिस्क से डरते हैं उसके लिए सीआईएसएफ बेहतर रहेगी। और फैमिली वगैरह रखने की सुविधा इसके अंतर्गत बहुत बढ़िया मिलती है, यानी आप साथ में फैमिली रख सकते हैं। ड्यूटी के बाद फैमिली के साथ रहेंगे, तो जो कैंडिडेट फैमिली के साथ रहना चाहता है उसके लिए सीआईएसएफ बहुत बेहतर है। दिन आप जॉब करिए, जॉब के बाद अपने फैमिली के साथ रहिए। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए बेहतर है। और रिस्क इसके अंतर्गत नथिंग होता है, बिल्कुल कम कह सकते हैं। और एरियाज़ तो आप जान ही गए, बड़े बड़े शहरों में, जैसे मान लीजिए आपकी इसरो में ड्यूटी मिल गई तो इसरो का जो लोकेशन है वो बंधा हुआ है, आप उसे वहीं पे रहेगी आपकी ड्यूटी। दिल्ली मेट्रो में मिल गई तो आप जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो के अंतर्गत ही आपकी ड्यूटी रहेगी। तो इसमें जो है आपकी लोकेशन बंधी हुई रहती है। बाकी काफ़ी सारे पोस्ट हैं जिनमें जो है मूव ऑन ड्यूटी होती है, तो ऐसा सीआईएसएफ के अंतर्गत नहीं है। आप अपने फैमिली के साथ में रहिए, जॉब करिए, और रिस्क भी बहुत कम ही होता है। इसीलिए जो सैलरी वगैरह होती है उसमें थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है, जो कि आगे हम पूरी बात करेंगे। फाइनली कह सकते हैं कि सीआईएसएफ जॉब लोकेशन, जॉब रिस्क के हिसाब से अगर देखा जाए तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए काफ़ी बेहतर है। लेकिन काफ़ी सारे युवा रिस्क वगैरह से नहीं डरते हैं, जो कि फौजी बनकर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट रहेगी सीआरपीएफ, बीएसएफ वगैरह, जहाँ पर आपके बॉर्डर वगैरह में जॉब मिलेगी, ड्यूटी रहेगी, अच्छे अच्छे काम आप कर सकते हैं। और खतरों से खेलना जिसका काम है उसके लिए वो बेहतर ड्यूटी रहेगी। लेकिन सीआईएसएफ के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है, इसके अंतर्गत रिस्क वगैरह काफ़ी कम रहता है। इसके बाद दोस्तों, ड्यूटी की बात करें तो जो ड्यूटी है आपकी भारत में कहीं भी रह सकती है, मतलब जहाँ जहाँ कंपनियाँ, इंडस्ट्रियल एरियाज वगैरह ऐसी चीज़ें होंगी
वहाँ पर आपकी कहीं भी ड्यूटी रह सकती है। और जो नॉर्मल ड्यूटी होती है वो डेली आपको 8 घंटे की ड्यूटी देना पड़ता है। लेकिन यदि कहीं बाय द वे कुछ समस्या ऐसी पड़ जाती है जिसमें ज़्यादा की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको ड्यूटी कम ज़्यादा भी करना पड़ सकता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। मतलब मैक्सिमम आपकी ड्यूटी डेली 8 घंटे की ही रहने वाली है। इसके बाद सैलरी की बात करें तो सैलरी दोस्तों सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत जो बेसिक पे होता है वो 21,700 रुपये ही होता है। इसके बाद जो अदर चीज़ें हैं उसके अंतर्गत जो सैलरी होती है वो चेंज होती है। जैसे इसके अंदर आपको DA, TA, HRA राशन की सुविधाएं मिलेंगी, तो और अलाउंसेस हो गए, तो ये सारी ऐड होकर अगर बात करें सैलरी के तो समथिंग आपको प्राथमिक स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो 35,000 यानी 35,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी लगभग मिलती है। इसमें जो दोस्तों अलाउंसेस होते हैं वो प्रोजेक्ट अलाउंसेस, टफ अलाउंसेस, हाई, लो और मीडियम अलाउंसेस होते हैं, जो कि अदर फोर्स के हिसाब से थोड़ा कम होते हैं। अलाउंस जो होते हैं वो आपके जॉब लोकेशन, जॉब ड्यूटीज़ के हिसाब से ही आपको जो है अलाउंसेस दिए जाते हैं। अलाउंसेस जो है आपके जो होम डिस्ट्रिक्ट है उससे भी डिस्टेंस के हिसाब से भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ड्यूटी होम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से अगर 150-200 किलोमीटर के दायरे में है तो आपको सैलरी में थोड़ा कम रह सकती है, लेकिन हल्का फुल्का अंतर पड़ता है थोड़ा बहुत। लेकिन यदि आपकी 500 किलोमीटर की दूर है तो थोड़ा उससे ज़्यादा रहेगी। मतलब यह कि डिस्टेंस पर भी निर्भर करती है आपकी सैलरी। इसके बाद और भी अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसके अंतर्गत आपको चाइल्ड एजुकेशन की सुविधा मिलती है, जो कि सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत है, 2 बच्चों के लिए होती है। और सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत ही जो है स्कूल मिल जाते हैं आपको, आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए। लेकिन यदि आप बाहर पढ़ा रहे हैं, हॉस्टल से पढ़ा रहे हैं, तो आपको हॉस्टल सब्सिडी की भी सुविधा मिलती है। लेकिन जो इस ट्रेनिंग पीरियड की बात अगर सैलरी की, तो जो ट्रेनिंग में आपको सैलरी है वो TA, HRA की सुविधा नहीं मिलती है, ट्रैवलिंग अकाउंटेंट्स और हाउस वगैरह। तो मतलब ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी आपकी कम रहती है, जो कि ये सुविधाएं न मिलने के बाद तो कम हो जाती है सैलरी। और मेडिकल की सुविधा इसके अंतर्गत आपको मिलती है, तो मेडिकल आपके पूरे फैमिली को दी जाती है। और EX सर्विसमैन की बात करें तो इसके अंतर्गत भी आपको EX सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलेगा। और कैंटीन की बात करें तो कैंटीन दोस्तों CISF के अंतर्गत भी CPC की व्यवस्था होती है, यानी सेंट्रल पुलिस कैंटीन, सेंट्रल पुलिस कैंटीन की व्यवस्था आपको मिलेगी। और टिकट की सुविधा, टिकट यदि आप घर आना चाह रहे हैं तो साल में 2 बार ले सकते हैं। छुट्टियों की बात करें तो छुट्टियां दोस्तों इसमें मतलब जो EL होता हो अदर फोर्सेस से कम होता है, यानी EL आपको इसके अंतर्गत 30 दिन का मिलेगा, CL 15 दिन का, यानी नॉर्मल लीव जो होता है आपको 45 दिन का मिलेगा CISF के अंतर्गत। यानी जो छुट्टियां होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं, लेकिन आप साथ में अपना फैमिली रख सकते हैं। इसके चलते जो है मुझे नहीं लगता कि छुट्टियां कम हैं, क्योंकि फैमिली साथ में है तो छुट्टियों की काफ़ी कम ही आवश्यकता पड़ती है। तो आप 45 दिन का नॉर्मल लीव ले सकते हैं CISF के अंतर्गत। लेकिन जो EL आपको 30 दिन का नहीं मिलता उसकी सैलरी आपको अलग से दी जाती है। ये खास पॉइंट है इसके अंतर्गत, यानी ड्यूटी आप 12 मंथ की करेंगे CISF के अंतर्गत, लेकिन जो आपको सैलरी है वो 13 मंथ की मिलती है, यानी काम 12 मंथ का और पैसा 13 मंथ का। इसीलिए जो सैलरी आपके अदर फोर्सेस के हिसाब से थोड़ा कम रहती है, तो आपके यहाँ से वो कवर हो जाती है, बराबर हो जाती है। इसके बाद HPL की बात करें तो HPL दोस्तों EL और CL तो नॉर्मल लीव होते हैं, लेकिन जो HPL होता है वो नॉर्मल लीव नहीं होता। यदि आपकी तबीयत वगैरह ख़राब होती है, कोई बहुत मतलब ऐसी समस्या आन पड़ी, तभी आप HPL की सुविधा ले सकते हैं। इसको आप नॉर्मल 20 दिन का और चाहे तो इससे ज़्यादा भी आप 1 साल का और मैक्सिमम 2 साल का HPL ले सकते हैं। तो ये हो गई छुट्टियों की बात। इसमें दोस्तों जो छुट्टियाँ EL और CL दोनों अलग अलग होती हैं। EL अर्न लीव होती हैं, CL कैजुअल लीव होती हैं। EL लीव जो होती है मिलने वाले साल, यानी जिस साल में आप ड्यूटी कर रहे हैं उस साल की जो EL होगी, यदि आप उसी साल में इन EL का यूज नहीं कर रहे हैं, यानी EL वाली छुट्टी आप नहीं ले रहे हैं, तो आपके आने वाले अगले साल में ये EL ऐड कर दी जाती हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी साल में नौकरी कर रहे हैं और उस साल आपने EL लीव नहीं लिए हैं, तो आपके अगले साल में वो EL ऐड कर दी जाती हैं। यानी आप जो अगले साल हो 30 EL वो हो जाएंगी, प्लस जो इस साल की EL बची हुई हैं वो उस साल में ऐड कर दी जाएंगी। लेकिन जो CL होती हैं कैजुअल लीव, ये आप यदि मिलने वाले साल में यूज नहीं कर रहे हैं तो ये फिर आपको अगले साल में नहीं मिलेंगी, अगले साल में नई CL मिलेगी, लेकिन ये वाली CL ख़त्म हो जाएंगे।
इसलिए आप CL लीव ज़रूर यूज़ कर लें, क्योंकि इसका अगले वाले साल में फिर नहीं मिलता जो है सुविधा। इसके बाद दोस्तों प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन इसमें भी आपको 2 तरह से मिलेगा। एक तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो गया, दूसरा आपका एक्सपीरियंस बेस पर हो गया। दोस्तों प्रमोशन का जो पहला फंडा है यानी जल्दी ऊपर जाने का, तो वो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वो इंटर होना चाहिए, क्योंकि जब आप कांस्टेबल के पद पर जाएंगे तो उसका जो क्वालिफ़िकेशन वो मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल के माध्यम से आप जा सकते हैं। इसलिए जब आप प्रमोशन डिपार्टमेंटल बेस पर लेंगे तो आपका क्वालिफ़िकेशन इंटर होना ज़रूरी है। इंटर करने के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसका आपका जो मैक्सिमम प्रमोशन है वो 5 स्टेज तक हो सकता है। यानी यदि आप कांस्टेबल के पद पर हैं तो कांस्टेबल से आप सीनियर कांस्टेबल बन सकते हैं, हेड कांस्टेबल, ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसके बाद SI सब इंस्पेक्टर और लास्ट में आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। यदि आप मतलब कांस्टेबल के पद पर हैं तो आप इंस्पेक्टर तक ही जा सकते हैं। और एक्सपीरियंस बेस पर भी यही चीज़ है यानी जो एक्सपीरियंस बेस का फंडा है दोस्तों, इसमें कहने का है कि 5वीं स्टेज तक, लेकिन 5वीं स्टेज यानी इंस्पेक्टर तक बहुत कम कैंडिडेट ही पहुंच पाते हैं। इंस्पेक्टर नथिंग मतलब कुछ ही कैंडिडेट गिने चुने हैं जो इंस्पेक्टर तक पहुंच पाते हैं, नहीं बाकी सभी कैंडिडेट हेड कांस्टेबल ASI तक में ही रिटायर हो जाते हैं। तब तक उनकी रिटायर ही आ जाती है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 10 साल तक मतलब आपको नहीं मिल सकता प्रमोशन। 10 साल के बाद ही मतलब लगभग 15 साल में पहला प्रमोशन मिल जाता है कैंडिडेट को, लेकिन पद का प्रमोशन नहीं मिलता आपको इतना जल्दी। लेकिन जब 10 साल आपको गुजर जाता है तो समझ लीजिए जो आपका सैलरी का प्रमोशन है, यानी जो आपकी सैलरी शुरू में रहने वाली वो सैलरी तब नहीं रहेगी। 10 साल में लगभग आपके ऊपर वाले पद के जो प्राथमिक सैलरी है उसके लगभग मिलने लगती है, यानी सैलरी आपकी बढ़ जाती है, लेकिन प्रमोशन आपको लगभग 15 साल में एक्सपीरियंस बेस पर पहला प्रमोशन मिल जाता है। जो एक्सपीरियंस बेस पर प्रमोशन दिया जाता है दोस्तों, तो जिस दिन से आप जॉब करने लगते हैं उस दिन से आपको जॉब प्रोफार्मा अलग से तैयार होता है, यानी आपकी एक डायरी बनती है, उसमें आपके सारे वर्क सारे बिहेव आपके लिखे जाते हैं। उसी हिसाब से आपका एक्सपीरियंस बेस पर प्रमोशन होता है। यदि आपका अच्छा वर्क है तो जल्दी प्रमोशन ले सकते हैं, यदि आपके थोड़ा कोई दिक्कत खड़ी कर दी तो लेट हो जाती है। लेकिन एक्सपीरियंस बेस पर मतलब नंबर ऑफ़ पोस्ट और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पर भी डिपेंड करता है, उस हिसाब से आपका प्रमोशन मिलता है। इसीलिए किसी को जल्दी किसी को लेट में मिलता है, लेकिन मिनिमम 10 साल में प्रमोशन बिल्कुल नहीं मिल सकता, इसके बाद ही मिलेगा। और जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, डिपार्टमेंट यदि इसमें मतलब एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं कि आप स्टेज बाय स्टेज ऊपर जाएंगे, और डिपार्टमेंटल में भी यही चीज़ नहीं है। मतलब यदि आपका अच्छा वर्क है तो आप मतलब कांस्टेबल से सीनियर कांस्टेबल ना बनकर डायरेक्ट हेड कांस्टेबल बन सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पर यदि आप कांस्टेबल हैं तो 4 साल आप नहीं दे सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। 4 साल के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और आप डायरेक्ट मतलब SI का भी आप पेपर दे सकते हैं, ASI का भी दे सकते हैं, हेड कांस्टेबल का भी दे सकते हैं, यानी डायरेक्ट आप प्रमोशन ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर बात करें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तो ये ज़्यादा बेहतर है प्रमोशन लेने के लिए, और जल्दी आप प्रमोशन इसके अंतर्गत ले सकते हैं और बड़ी पोस्ट का ले सकते हैं, जबकि एक्सपीरियंस में ये चीज़ नहीं है इतना जल्दी। तो मतलब मेरे हिसाब से माने तो आप पढ़ करके जो है प्रमोशन जल्दी ले सकते हैं। और पढ़ने के लिए इसमें बहुत अच्छा समय मिलता है, ऐसा नहीं सभी कोर्सेस में तो थोड़ा कम रहता है, लेकिन CISF के अंतर्गत बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं आप। अदर नौकरी की तैयारी करना चाह रहे हैं, प्रमोशन की करें तो प्रमोशन के अदर बाहर के भी SSC SIP वगैरह हो गया, सिविल की तैयारी हो गया, तो आप आराम से इसके अंतर्गत ड्यूटी के साथ साथ आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप अदर जगह भी जा सकते हैं। तो फाइनली मैं यही कहूँगा कि मतलब CISF की नौकरी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, यानी इसके अंतर्गत रिस्क वगैरह काफ़ी कम रहता है, और जो जॉब लोकेशन है बहुत अच्छी जगहों पे ही रहता है, नगरों महानगरों वगैरह में। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो CISF काफ़ी बेहतर है। मेरा मतलब ये नहीं कि अदर फोर्सेस ख़राब है, लेकिन मैं जॉब लोकेशन वगैरह के हिसाब से कंपेयर की बात करें अगर तो है कह रहा हूँ, बाकी हैं सभी बेहतर। ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि मैं कौन सी ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से अपनी पोस्ट तय करें। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करा दी हूँ, फिर भी आपके मन में कोई जो है डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।